इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। अर्णब गोस्वामी के केस में मैंने पीछे अभी कुछ समय पहले ही एक लेक्चर रिकॉर्ड करके बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के द्वारा किए गए कृत्य जो अर्णब गोस्वामी के खिलाफ उन्होंने नोटिस इशू किया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद और अर्णब गोस्वामी से जिस प्रकार उन्होंने पूछा था कि आप मुझे बताइए कि आपने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे रख दी और आप सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों चले गए, इसलिए आप पुनः हमारी प्रिविलेज को भंग कर रहे हैं, अतः आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब अर्णब गोस्वामी के एडवोकेट साल्वे जी ने कहा कि भैया हम तो आर्टिकल 32 के तहत आपके पास आए थे और आपको जो पूरी बात बताई कि विधानसभा ने क्या किया उसको भी प्रिविलेज भंग विधानसभा मान रही है और उन्होंने नोटिस इशू कर दिया है क्लाइंट के ऊपर, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो संज्ञान लेते हुए विधानसभा के सेक्रेटरी को नोटिस किया है और उन्होंने कहा क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना का मामला डाल दिया जाए। क्यों? आर्टिकल 32 में प्रत्येक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने संसार के देश की कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। अगर किसी को कोई राइट चाहिए, किसी को कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, तो वो कोर्ट ही एक रास्ता है जिसके सामने वो जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आना किस प्रकार से प्रिविलेज का वायलेशन है और आप पार्टी को सुप्रीम कोर्ट आने से रोक रहे हैं, यानी कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। ये न्यूज़ जब मैंने दी तो बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट करके लिखा, हमारी टीम ने हमसे कहा कि सर आज का जो हाई कोर्ट में अपडेट है उस अपडेट के विषय में लोग बहुत पूछ रहे हैं, चाहे कोई निर्णय निकले या न निकले, कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अपडेट हो कि वो कोर्ट में क्या हुआ था। तो मैं ये वाला लेक्चर सिर्फ उस अपडेट के लिए कि उसमें बहस क्या हुई और किस परिणाम पर अभी कोर्ट पहुंचा है आज, हालांकि कल सुनवाई उसकी 12 बजे फिर से शुरू होने वाली है, तो किस परिणाम पर पहुंचा है इस विषय को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि कल का लेक्चर अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि अर्णब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी है, इस गिरफ्तारी का मुख्य कारण वो 2018 का सुसाइड केस नहीं है, उसका मुख्य कारण है हंसा ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पिटीशन डालकर कहा कि मुंबई पुलिस उस पर दबाव बना रही है, उसके लोगों को हरेस कर रही है कि वो स्टेटमेंट दें, यानी कि हंसा के लोग स्टेटमेंट दें कि अर्णब गोस्वामी ने उनको साथ ये किया है और अर्णब गोस्वामी उनके मिसयूज कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहे हैं या न्यूज़ मैनिपुलेट कर रहे हैं और किसी प्रकार से अर्णब गोस्वामी को फंसा दे, हंसा स्टेटमेंट दे। क्यों? क्योंकि हम सबको मालूम है कि हंसा की एफआईआर में किसी भी स्थान पर रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं था, रिपब्लिक भारत का नाम नहीं था, लेकिन परमवीर सिंह जो वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दूसरे दिन ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि टीआरपी घोटाले में अर्णब गोस्वामी ब्ला ब्ला ब्ला, और अर्णब गोस्वामी जो हैं वो या रिपब्लिक टीवी ने पैसे दिए। इसके बाद हंसा ने एक केस डाला था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके केस को खारिज कर दिया था। उसके बाद हंसा आज यानी कि 2 दिन पहले ही, जिस दिन उन्होंने वो रजिस्ट्री में केस जमा किया था हाई कोर्ट में, उसके सवेरे अर्णब को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि हंसा का जो केस है उस रिपोर्ट को छुपाया जा सके, उसको किसी तरह से बाइंड अप किया जा सके और पूरा देश कॉन्सेंट्रेट कर जाएगा अर्णब की गिरफ्तारी पर। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में फंसी है उसी प्रकार हाई कोर्ट में भी फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि प्रकरण यह आया कि एक तरफ अर्णब गोस्वामी को जो अरेस्ट किया, उस अरेस्ट में सीजेएम के सामने जिस समय प्रस्तुत किया गया तो सीजेएम ने उस पर स्टेटमेंट दिया कि ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट इज अबव द लॉ, स्टेट गवर्नमेंट कानून का पालन नहीं करना चाहती, स्टेट गवर्नमेंट कानून के ऊपर बैठी हुई है। हालांकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने जो पुलिस कस्टडी मांगी थी, सीजेएम ने पुलिस कस्टडी देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि पुलिस की इसमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि केस इतना भारी नहीं है, लेकिन आपको अगर पूछताछ करनी है तो उसमें जुडिशियल कस्टडी दी जा सकती है। मैं आपको बता दूं, अगर जुडिशियल कस्टडी कोर्ट दे रहा है इसका मतलब ये हो गया कि कोर्ट ने उस मामले में कोई जान नहीं मानी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपने बिना मेरी अनुमति के, आप पिछले कल वाला हमारा लेक्चर देखेंगे तो मैंने पूरे लीगल ग्राउंड्स को उस पर डिस्कशन किया है कि इस प्रकार के केस जो क्लोज हो जाते हैं, जिस पर क्लोजर रिपोर्ट जमा हो जाती है और कोर्ट उसको स्वीकार कर लेता है कि यहाँ क्लोजर रिपोर्ट सही है, उन मामलों को दोबारा खोलने के लिए 173 क्लॉज 8 ऑफ सीआरपीसी के तहत सीजेएम का या जो कॉग्निजेंस टेकिंग मैजिस्ट्रेट है उसका ऑर्डर की आवश्यकता होती है।
बिना उसके ऑर्डर के केस को पुनः नहीं खोला जा सकता। पुलिस का कर्तव्य सिर्फ तब तक है जब तक कि कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। जिस दिन कोर्ट ने संज्ञान ले लिया उस दिन के बाद कोई भी एक्शन अगर लिया जाएगा तो वो पुलिस से वो मैजिस्ट्रेट से अनुमति के बाद लिया जाए, चाहे वो अरेस्ट किया जाए, चाहे वो केस को रीओपन किया जाए, जो भी करना है अब मैजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस मामले में कहीं से भी मैजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं ली गई, ना ही अरेस्ट करने का कोई वारंट लिया गया, ना ही सेक्शन 91 का कोई नोटिस अगर देना था। ऑनरेबल कोर्ट में आज जिस समय बहस चल रही थी अर्णब गोस्वामी के केस में, उस समय भी हरीश साल्वे जी और मिस्टर पांडा ये कह रहे थे कि आप सेक्शन 91 का नोटिस कर देते हैं, अगर आपको लग रहा है कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं और आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए थे तो आप 91 का नोटिस कर देते, हम डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए मजबूर हो जाते। लेकिन आप सीधा गिरफ्तार कर लाए, ये कोई ग्राउंड नहीं बनता है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में यह कहा कि ये हैबेस कॉर्पस का केस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हैबेस कॉर्पस के केस में ऑनरेबल खानविलकर जी की, जब वो मुंबई हाई कोर्ट में हुआ करते थे, उस समय उनका एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था जब पुलिस रिमांड देती है तो वो हैबेस कॉर्पस का केस नहीं बनता है। जिस समय मैजिस्ट्रेट रिमांड दे दे पुलिस को या जुडिशियल कस्टडी दे दे तो वो हैबेस कॉर्पस का केस नहीं बनता, क्योंकि मामला न्यायालय के सामने है। और न्यायालय अगर किसी को अरेस्ट करवाता है या न्यायालय के संज्ञान में कोई अरेस्ट होता है या न्यायालय की निगरानी में कोई अरेस्ट होता है या न्यायालय के सामने वो बात मामला आ चुका है और न्यायालय के आदेश की आवश्यकता पड़ती है तो उसको हैबेस कॉर्पस अटेस्ट नहीं करता या अट्रैक्ट नहीं करता, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और इल्लीगल डिटेंशन नहीं माना जाता। कोर्ट में प्रक्रिया आगे चली तो हंसा, जिसने अभी रिसेंटली केस फाइल किया था, जिसको छुपाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये सारा खेल खेला था, हंसा ने रिक्वेस्ट किया कि साहब हमारे केस को इस केस के साथ ही सुन लिया जाए। जब हंसा के केस का नंबर आ गया तो वो दोनों केस क्लब हो गए और क्लब होते चले। ऑनरेबल जस्टिस शिंदे के सामने जब क्लब हुए तो ऑनरेबल जस्टिस शिंदे ने बाकी एडवोकेटों से पूछा जो इस समय अर्णब गोस्वामी के कॉग्निजेंस क्वैशिंग या सॉरी एफआईआर क्वैशिंग का केस देख रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताइए किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, हंसा का केस भी है। तो हरीश साल्वे जी ने कहा कि नहीं मुझे कोई समस्या नहीं है। मिस्टर पांडा ने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है, आप हंसा का केस साथ में सुन लीजिए। क्योंकि हंसा के केस को छुपाने के लिए ही ये अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए हंसा का केस भी सामने चला गया। अब हंसा के केस में भी बहस शुरू हो गई, जिसमें हंसा ने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो मामला है हमको स्टेट गवर्नमेंट सता रही है, हमारे एम्प्लॉइज को स्टेट गवर्नमेंट गिरफ्तार कर रही है, हमारे लोगों को स्टेट गवर्नमेंट परेशान कर रही है और स्टेट की पुलिस ये दबाव बना रही है कि स्टेटमेंट दीजिए रिपब्लिक भारत के खिलाफ। अगर रिपब्लिक भारत के खिलाफ स्टेटमेंट न दिया तो फिर तुम्हें क्या 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 नहीं कर देंगे। और दिन भर बुलाकर बिठा लेते हैं और पूरे दिन प्रताड़ित करते हैं, रात में छोड़ देते हैं, पूरी रात बिठाते हैं, सुबह छोड़ते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बहुत कुछ उसमें कहा। अब सवाल यह आता है कि हंस, जब टीआरपी का मामला है, स्टेट गवर्नमेंट में पहले भी बता चुका है, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल कानूनी रूप से कंगाल हो चुकी है। वो केवल अर्णब गोस्वामी को किसी प्रकार से सबक सिखाना चाहती है और अर्णब गोस्वामी के अगेंस्ट में रिवेंज के तहत वो एक्शंस लेती जा रही है जिसमें कोई तथ्य और कोई कानून नहीं है। इसलिए सेक्शन 117/107/116 का नोटिस कर दिया। आप समझ सकते हैं 107-17 का नोटिस हो गया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, वो प्रिकॉशन के रूप में उसको कह रही है कि सुधर कर रही है, नहीं तो पता नहीं हम क्या कर देंगे। और इधर हंसा वाले टीआरपी मामले में जिस प्रकार परमवीर सिंह ने स्टेटमेंट दिया था और हाईकोर्ट ने उस समय हड़काया था और उसके बाद अभी हंसा जिस प्रकार से कोर्ट में पहुंच गई हाईकोर्ट में, तो केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। दोनों केसेस को एक साथ सुनना और दोनों को कोरिलेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया और मामला 3 बजे से सुनना शुरू हुआ था, शाम को 5 बजे तक। सामान्यतः इतनी लंबी हियरिंग चलती नहीं। 2 घंटे की लगातार हियरिंग के बाद ऑनरेबल जस्टिस शिंदे ने कहा कि भाई अब टाइम ओवर हो रहा है और मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वी हैव टू हियर ऑल द पार्टीज, और मुझे इसमें बहुत सारी पार्टियों को सुनना है, इसलिए मैं कोई भी ऐसा स्पीकिंग ऑर्डर नहीं करूंगा जिसमें कि पार्टियों को पूर्ण रूप से सुना ना जाए। हालांकि हरीश साल्वे जी और मिस्टर पांडा ने कहा कि ऑलरेडी ये आर्टिकल 226 में आपके पास केस है, आर्टिकल 226 में आप बेल भी दे सकते हैं, आर्टिकल 226 में आप एफआईआर क्वैश भी कर सकते हैं, आर्टिकल 226 में कोई भी कार्रवाई जो गलत मैलिशियस इंटेंशन के साथ चल रही हो आपको अधिकार है। उन्होंने कई एक केसेस भी साइट किए ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि आपको अधिकार है कि आप ये सब कुछ जो नीचे पुलिस चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, उसको आप आदेश करके क्वैश कर सकते हैं। क्वैश मतलब उसको भंग कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, आपको ये पूरा अधिकार है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने इस प्रकार की बातें आई तो कोर्ट ने कहा कि हम सभी पार्टियों को सुनना चाहते हैं और सभी पार्टियों को सुनने के बाद हम एक स्पीकिंग ऑर्डर करेंगे जिसमें फाइनल होगा, इसलिए मैं समय चाहता हूं। मैं बता दूं कि इन मामलों में आप नेगेटिव मीडिया को देखेंगे
तो नेगेटिव लीगल मीडिया मैं लगातार आपसे कहता आया हूं कि मैं एक लीगल मीडिया की तरफ काम कर रहा हूं। अगर थोड़ा सा व्यवस्था सही बन गई, फंडिंग हो गई और किसी तरह से ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो लीगल मीडिया जो नेगेटिव रोल प्ले करती है उसको हम लोग सही करेंगे। निगेटिव मीडिया इसने जो रिपोर्ट शाम को लगाई उसने कहा कि हैबियस कॉर्पस का हाई कोर्ट सेड दैट दिस इज नॉट द मैटर ऑफ हैबियस कॉर्पस, ये हैबियस कॉर्पस का मामला नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहीं से ये भी नहीं कहा कि ये सब कुछ लीगल है। कोर्ट ने कहा कि अभी हम सुनवाई कर रहे हैं, चूंकि कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, नीचे सीजीएम के पास मामला जा चुका है, इसलिए सीजीएम के पास जहां पर मामला हो और रिमांड दिया गया हो वहां पर हैबियस कॉर्पस अट्रैक्ट नहीं करता। ये बात सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखना यह पड़ेगा कि क्या पुलिस को यह अधिकार है कि वो सीजीएम की अनुमति के बगैर केस को खोल सके? क्या पुलिस को यह अधिकार है कि सीजीएम जो केस क्लोज हो चुका हो उस क्लोज में जब तक 173 क्लॉज 8 या 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर ना हुआ हो तब तक पुलिस के अपने मन से किसी को संज्ञान में किसी को गिरफ्तार कर सकती है? क्या उसको गिरफ्तार करने का इस प्रकार के केसेस में अधिकार है? ये बहुत कुछ है। हालांकि मैंने आप पीछे अगर दो दिन पहले जाएंगे तो मैंने इस पूरे प्रकरण को एक्सप्लेन किया था और कहा था कि किन किन मामलों में पुलिस को क्या क्या अधिकार है। और ईश्वर की कृपा ऐसी है कि आज कोर्ट में जो बहस चल रही थी वो उन्हीं सारे पॉइंट्स पर चल रही थी जो पॉइंट्स मैंने 2 दिन पहले अर्णब की गिरफ्तारी वाले दिन उठाए थे और कहा था कि पुलिस को ये अधिकार नहीं, क्योंकि कानूनन ये व्यवस्था होनी चाहिए। वो सारी व्यवस्थाएं आज कोर्ट में आर्गूमेंट हुआ। ईश्वर की कृपा कल अर्णब गोस्वामी के पास साथ होगी, क्योंकि लीगली ही इज वेरी साउंड पर्सन राइट नाउ और कोर्ट में वो बहुत स्ट्रांग है और स्टेट पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट इस समय बैकफुट पर है और जितना वो आगे बढ़ते जा रहे हैं वो फंसते ही जा रहे हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब उनके ऊपर कंटेम्प्ट का केस चला चुका है और उन पे कंटेम्प्ट का नोटिस कर दिया है और नीचे ये हंसा ने भी जिस हंसा के पीछे टीआरपी केस ही पूरा बनाया था और परमवीर सिंह का स्टेटमेंट आया था, हंसा भी हाईकोर्ट चली गई है और ऊपर से ये जो हैबियस कॉर्पस का केस आ गया है और जिस प्रकार से सीजीएम ने कमेंट किया अपने ऑर्डर में, का कॉग्निजेंस टेकिंग ऑर्डर में उसकी जो डिमांड है पुलिस जुडिशियल कस्टडी के ऑर्डर में मैजिस्ट्रेट ने लिखा कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार कानून के ऊपर चली गई है और राज्य सरकार को अब कोर्ट की भी अनुमति नहीं, वो स्वयं कोर्ट हो चुकी है और बिना ऑर्डर के ही सारे काम वो स्वयं कर लेती है। ये आज का अपडेट है। कल दोपहर में 12 बजे इसकी सुनवाई के लिए आगे लगाया गया है मैटर और उम्मीद यह है कि कल 12 बजे इसकी सुनवाई होगी और उस सुनवाई के बाद जो भी ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा, मुझे लगता है कि चूंकि ये लीगल बहुत ज़्यादा इंटरनल लीगल का मामला है इसलिए संभव है कि सुनवाई लंबे समय तक चले और ये भी संभव है कि कल सुनवाई पूरी ना हो सके, किंतु कुछ ना कुछ इस केस में अच्छा होने वाला है। और राज्य सरकार मुझे लगता है जिस प्रकार से फंस रही है वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने ही लिए गड्ढा खोदते जा रहे हैं, बहुत बुरे उल्टे फंसते जा रहे हैं उद्धव ठाकरे और उनके जो शुभ चिंतक हैं वो। मैं इतना ही जो कोर्ट में चला उसको अपडेट करते हुए इसको समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।